यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन आईएएस के यहाँ पर टेस्ट नंबर 29 देखेंगे, टेस्ट नंबर 29 है यहाँ पर। और यहाँ पर जो टेस्ट नंबर 29 होगा ये बजट और आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे पर आधारित है पूरा पेपर, ठीक है। यहाँ पे देखो 100 क्वेश्चन जो होंगे ये बजट इकोनॉमिक सर्वे प्लस करंट अफेयर, जिसमें से करीब मान लो 80% क्वेश्चन आपके बजट इकोनॉमिक सर्वे से हैं और 20% क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से होंगे, राइट, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, राइट। तो करीब देखो 80 क्वेश्चन अगर आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। अभी मैंने एक पेपर आपको और कराया था, दृष्टि का कराया था, करीब उसमें भी 100 क्वेश्चन थे, है ना। दृष्टि का मेंटरशिप आप जाके देख सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे भी लिंक मिलेगा, नहीं मिलता तो बताना, मैं आपको शेयर करूँगा। वहाँ से मैंने कराया था। और उसके बाद करीब मैंने 170 क्वेश्चन आपके बनाए थे, एक पूरी मैगजीन बनी थी बजट की, वो वहाँ से कराए थे। और 100 क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे कराए थे, है ना, वो भी इसके मैगजीन मैंने मार्केट में बेच दी थी और अभी यहाँ पे मैंने यूट्यूब पे भी कराई थी। तो इतनी चीज़ें मैं करा चुका हूँ। तो 100, 200, 300, ठीक है, 400, 450 के आसपास क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, समझ लो, बजट और इकोनॉमिक सर्वे के सिर्फ। अगर इतनी चीज़ें आपने कवर की है तो एक भी चीज़ यहाँ से नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक एक चीज़ आपको सबको समझा दी गई होंगी, क्योंकि यहाँ पर एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ें अच्छे से यहाँ पर कवर की गई थी, राइट। तो आते हैं यहाँ से, जो आप मैगजीन अगर आपने नहीं की बजट वाली, जो मैंने आपको कराई है अपने चैनल पर, यूपीएससी नॉलेज टेक अपना चैनल है, और हमने यहाँ पर मैगजीन निकाली हुई थी, वो मैगजीन मार्केट में भी है, मार्केट से भी अगर दिल्ली एनसीआर में रहते हो तो परचेस कर सकते हो काफ़ी कम ही रेट में, ठीक है। और अगर पीडीएफ लेना तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे कांटेक्ट करो, मैं आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन से आते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला है भारत की राजमार्ग और संरचना के संबंध में विचार करना है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। पहली बात है, ये बोला है कि वित्त वर्ष 2014 से 25 के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क लगभग 60% की वृद्धि देखी गई है। पहली बात यहाँ से क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, सही है, ठीक है, पहली बात सही, क्योंकि यहाँ पर वर्ष 2025 में राजमार्ग जो है, राष्ट्रीय राजमार्ग में लंबाइयाँ करीब 1,46,200 किलोमीटर थी, और यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, ठीक है। 25 जो डेटा है उसमें 14 की अपेक्षा 14 में 91,287 थी। सेकेंड बात है, हाई स्पीड कॉरिडोर्स की लंबाई 2014 में लगभग 550 थी और 2025 में बढ़कर 5,000 किलोमीटर से अधिक हो गई है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, सेकेंड बात भी करेक्ट है। इन कॉरिडोर्स की परियोजनाएं शामिल है, जैसे कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, ठीक है, बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेस वे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे आदि यहाँ पर ये इसमें शामिल है, तो ये भी बात सही है। तीसरा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 90% से अधिक ग्रामीण बस्तियों को जोड़ा जा चुका है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, करीब यहाँ पर इसके तहत 99% से अधिक यहाँ पर जो पात्र हैं ग्रामीण बस्तियों को सड़कों में जोड़े जा चुके हैं, और योजना शुरुआत में अब तक करीब 1.9 लाख बस्तियों को सड़क के संपर्क में जोड़ दिया जा चुका है। तीनों बातें करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा, पहले का 1, 2, 3 तीनों करेक्ट है, डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, विकसित भारत रोजगार आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत यहाँ पर विचार करना है, इसको देखते हैं। ये MGNREGS नरेगा जो है उसके कार्यक्रम को प्रतिस्थापित करता है। पहली बात क्या होगी, दूसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 VGRAMG है ना, VGG राम जी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को प्रतिस्थापित करने के लिए अधिनियमित किया गया है। पहली बात करेक्ट है, और यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार के लिए एक नया वैधानिक ढांचा प्रदान करता है। सेकेंड बात है, ये ग्रामीण परिवारों के लिए 125 दिन के लिए मजदूरी गारंटी को रोजगार की गारंटी देता है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, ये ग्रामीण कार्यों के जल संरक्षण और जलवायु समाधानशीलता को प्राथमिकता देगा। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। चौथा, ये कार्य की मांग करने के विधिक जो अधिकार हैं इसको समाप्त करता है, ताकि प्रशासनिक लचीलापन बढ़ाया जा सके। चौथी बात गलत है, क्योंकि यह अधिनियम काम मांगने में विधिक अधिकार को समाप्त नहीं करता है। इसके विपरीत धारा 5A के तहत सरकार पर गारंटीकृत 125 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए स्पष्ट वैधानिक तत्व डालता है, और ये 15 दिन के भीतर काम नहीं दिया जाता है। ये बात गलत हो जाएगी। तो ये अधिनियम बेरोजगारी भत्ते का निवारण प्रावधान करता है, और यद्यपि कुछ आलोचक तर्क की बजट की सीमा निर्धारित करने वाले या मानक आवंटन ढांचे की ओर बढ़ने के धरातल पर मांग की पूर्ति प्रभावित हो सकती है, और फिर भी यहाँ पर इस कानून में संवैधानिक अधिकार को स्पष्ट रूप से सुदृढ़ और विस्तारित किया गया है। 3 बातें यहाँ से सही है इसकी, तो आंसर क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ से करेक्ट है। ये यहाँ से आंसर होगा 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, केंद्रीय बजट 2026-27 में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में विचार करना है, ठीक है। कुरियर निर्यात में
पर प्रति प्रेषण 10 लाख रुपए की ई कॉमर्स निर्यात सीमा को पूरी तरह से हटा दिया गया है। तीसरी बात यहाँ से तीसरा का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि कुरियर निर्यात के लिए जो कुरियर निर्यात होता है उसके लिए यहाँ पर प्रति प्रेषण 10 लाख की सीमा है, उसको पूरी तरह से हटाया गया, जिससे यहाँ पर सेज में स्थित निर्यातक कुरियर के माध्यम से अधिक मूल्य जो प्रेषण होता है भेजा जा सके। इससे विशेष रूप से एमएसएमई कारीगर को डिजिटल निर्यातक को बढ़ावा मिलेगा। सेकेंड बात है, सेज विनिर्माण इकाइयाँ एक बार के उपाय के रूप में रियायती शुल्क दरों को घरेलू शुल्क क्षेत्र डीटीए को विक्रय कर सकती हैं। सेकेंड बात करेक्ट है भी, क्योंकि यहाँ पर बजट 2026-27 में एक विशेष एक बार का उपाय प्रस्तावित किया गया था, जिसमें अंतर्गत यहाँ पर सेज की पात्र विनिर्माण इकाइयाँ को घरेलू क्षेत्र शुल्क में रियायती शुल्क दरों पर बिक्री की अनुमति दी जाती है। ऐसी बिक्री की मात्रा उनकी कुल निर्यात मात्रा के एक निर्धारित अनुपात तक सीमित होती है। इसके लिए आवश्यक जो विनियामकीय परिवर्तन होते हैं वो किए जाएंगे, ताकि जो डीटीए है, डीटीए मतलब यहाँ पर जो विनिर्माण इकाई का घरेलू क्षेत्र रहते हैं शुल्क, उसमें कार्यरत इकाइयों के साथ समान प्रतिस्पर्धी बने रहे। तीसरा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र सेज में आर्थिक जहाजों द्वारा पकड़ी गई मछलियों को 5% आयात पर प्रशुल्क लगाया जाएगा। तीसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि बजट के स्पष्ट किया गया था कि भारत में अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ में भारतीय जो जहाज हैं उसके द्वारा पकड़ी गई मछलियों पर आयात शुल्क नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर इसे आयात नहीं बल्कि घरेलू संसाधन माना जाएगा। 1, 2 सिर्फ करेक्ट है। आंसर यहाँ से तीसरे का क्या होगा, 1 और 2 सी स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ से। क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित उभरती हुई विकासशील अर्थव्यवस्था और उनकी नीतिगत दरों पिछले 2 वर्षों के दौरान बनाए रखी गई थी आधार पर और वही क्रम में व्यवस्थित करना है। इसको देखते हैं, मैक्सिको, भारत, चीन, है ना, कोट यहाँ पर प्रयोग करके सही आंसर चुनना है। आंसर हो जाएगा, देखो यहाँ पर पिछले 2 वर्षों में 2024 की शुरुआत में फरवरी मार्च से 26 तक में संबंधित केंद्रीय बैंकों में बनाए रखी गई यहाँ पर नीतिगत जो दरें थी उसके आधार पर उभरती अर्थव्यवस्था को और ही क्रम में रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैक्सिको क्या, इसने सबसे उच्च नीतिगत दर बनाए रखी थी, ठीक है, ये लगभग 11.25% और फरवरी 2026 तक इसे घटकर 7% कर दिया था। उसके बाद आपका आएगा मैक्सिको के बाद आपका यहाँ से आ जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक नीतिगत जो अपेक्षाकृत स्थिर थी और 24 में 6.50% से घटकर फरवरी में 5.25 हो गई थी। उसके बाद चीन आएगा, चीन पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, ठीक है, ये सबसे कम नीतिगत दर बना रखी थी। वर्ष 2026 में प्रारंभ में इसने एक वर्षीय लोन प्राइम रेट लगभग 3% या उससे कम रही थी, ठीक है। 1, 2, 3 इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में विचार करना है। भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व के तीसरे स्थान पर है। 5वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है, सही है, क्योंकि यहाँ पर वैश्विक तुलना में वृहद जलवायु को छोड़कर इस मामले में विश्व के तीसरे स्थान पर है और वैश्विक स्तर पर यह क्रम इस प्रकार चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत नवीकरणीय ऊर्जा संरचना में सौर पवन ऊर्जा का मुख्य योगदान देता है और नवीन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, ठीक है, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर 5वें का सी करेक्ट है। क्वेश्चन 6, भारत में बहुआयामी निर्धनता MPI के अनुमानों और तेंदुलकर सिद्धांत के अनुमान के बीच संबंध में विचार करना है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर पर संबंधित विभिन्न संकेतक में वंचना को मापता है। पहला 6 का स्टेटमेंट करेक्ट है। तेंदुलकर निर्धनता जो है इसमें निर्धनता रेखा मुख्य रूप से परिवार के उपभोग की गई व्यय पर आधारित होती है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर तेंदुलकर समिति जो है ये कैलोरी आधारित निर्धनता आकलन से हटकर प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग जो होती है व्यय पर आधारित पद्धति अपनाती है। इसमें स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे व्यय को भी व्यापक उपभोग टोकरी में शामिल किया गया है। तीसरा, यद्यपि कोई परिवार तेंदुलकर निर्धनता रेखा से ऊपर हो सकता है तथापि उसे MPI ढांचे के अंतर्गत निर्धन माना जा सकता है। तीसरा भी करेक्ट है। 1, 2, 3 तीनों करेक्ट है। आंसर डी 6 का सही आंसर है। क्वेश्चन 7 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार के घाटे के प्रकारों का सही क्रम होगा। घाटे के प्रकार का जो सही क्रम है आंसर हो जाएगा, एक तो राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा। ये यहाँ से सही आंसर होगा 7वें का, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से किन कारणों से पिछले कुछ वर्षों में प्रत्यक्ष कर संग्रहण में वृद्धि हुई है। आंसर हो जाएगा, एक तो यहाँ से कॉर्पोरेट लाभ प्रदाता में उत्साहजनक जो कर संग्रह में
और पदों के सक्षम अनुपालन में। तीनों यहाँ से करेक्ट होंगे। वस्तु सेवा कर जीएसटी में सुधार यहाँ से इसमें नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर जीएसटी में संग्रहण ने वित्त वर्ष 26 के दौरान पूर्ण रूप से कई सर्वकालिक उच्च स्तर दर्ज किए, जिसके यहाँ पर वृद्धि समानता मौद्रिक जीडीपी के अनुरूप रही है। हाल ही में जीएसटी ने दर युक्तिकरण, जो रेट यहाँ पर रिलेशनाइजेशन है, ठीक है, उसमें सुधारों को लेकर के कर भार को कम होने के लिए मूल प्रतिस्पर्धात्मक सुधार के माध्यम से मांग का समर्थन में मिलने की उम्मीद बताई है, जिससे यहाँ पर मात्रा में अनुपालन राजस्व बनाए रखने के होंगे। यहाँ पर चूंकि जीएसटी सुधारों में अप्रत्यक्ष रूप से इसमें वृद्धि देखी गई थी, तो ये बात गलत हो जाएगा। 1 2 3 सिर्फ यहाँ से करेक्ट है आंसर, 3 बात इसके सही है। सी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में लॉजिस्टिक लागत के बारे में विचार करने। वित्त वर्ष 23-24 में भारत की लॉजिस्टिक लागत सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के 10% से कम होने का अनुमान लगाया गया था। 9वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। दूसरा यहाँ से ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण वित्त वर्ष 22-23 में वित्त वर्ष 23-24 के बीच भारत में लॉजिस्टिक लागत की वृद्धि देखी गई थी। यहाँ पर वृद्धि नहीं देखी गई थी, इस बीच में यहाँ पर कमी देखी गई थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो पहले 8.84% था, बाद में यहाँ पर 7.97 हो गया, मतलब 8 से एक तरह से 7 मान सकते हो ऐसा, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है, एक आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित को वित्तीय वर्ष 25-26 में सरकारी प्राप्तियों और उनके योगदान के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। घटते क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो आंसर हो जाएगा यहाँ से, एक तो पहला आएगा आयकर, ठीक है, आयकर आएगा, उसके बाद निगम कर, ठीक है, उसके बाद वस्तु सेवा कर जीएसटी, ठीक है, उसके बाद सीमा शुल्क चौथा। 2-1-3-4 मतलब सी करेक्ट है 10वें का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 थे। 11 नंबर है, भारत में नागरिक उड्डयन क्षेत्र के संबंध में विचार करना है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू उड्डयन बाजार है। 11वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है, क्योंकि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा घरेलू उड्डयन बाजार बन गया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के आंकड़े के अनुसार, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2019 में ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए तीसरा सबसे बड़ा घरेलू उड्डयन बाजार को बनने का गौरव प्राप्त किया है। पहला करेक्ट है। सेकंड, भारत में हवाई अड्डों का घनत्व विश्व स्तर पर सर्वाधिक है। सेकंड बात यहाँ से गलत होगा। सेकंड बात क्या है, सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर हवाई अड्डे का घनत्व भौगोलिक क्षेत्र या जनसंख्या के सापेक्ष हवाई अड्डों की जनसंख्या को संदर्भित करता है। तेजी से विस्तार के बावजूद विकसित यहाँ पर देशों की तुलना में भारत में हवाई अड्डा का घनत्व अभी भी यहाँ पर अपेक्षाकृत कम देखा गया है, ठीक है, गलत हो जाएगा आंसर। ओनली 1 करेक्ट है। यहाँ पर जैसे कि अमेरिका है, उसमें यहाँ पर हवाई जो अड्डे घनत्व है काफ़ी अधिक है, और यूरोप में भी यहाँ पर काफ़ी अधिक है, और भारत में तुलनात्मक रूप से काफ़ी कम है, तो ये आप तुलना करने के देख सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर है, भारत में तिलहन उत्पादन के और यहाँ पर जो खाद्य तेल के आयात हैं उसके संबंध में विचार करना है। वर्ष 2014-15 और यहाँ पर 24-25 के बीच तिलहन की खेती के लिए उत्पादन में 50% से अधिक की वृद्धि देखी गई है। पहला 12वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। इस अवधि के दौरान घरेलू उपलब्धता बढ़ने के कारण भारत में खाद्य तेल के आयात में गिरावट देखी गई है। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन 13 अर्बन चैलेंज फंड यूसीएफ के संबंध में विचार करना है। इस फंड का उद्देश्य शहरों में अभिनव शहरी अवसंरचना और नियोजन समाधान का समर्थन करना। पहला 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा ये। सेकेंड बात यहाँ से है, ये सुधार प्रतिबद्धता और परियोजना की गुणवत्ता में आधार पर शहरों के प्रतिस्पर्धी चयन को प्रोत्साहन करेगा। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है। तीसरा, ये फंड विशेष रूप से 10 मिलियन 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले महानगरीय जो शहर हैं इसके लिए होंगे। तीसरा भी क्या होगा, ये तीसरा क्या होगा स्टेटमेंट, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फंड विशेष रूप से 10 मिलियन 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले महानगरीय को लिए होगा, तो ये बात गलत, क्योंकि यहाँ पर ये फंड केवल 10 मिलियन 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले शहरों तक सीमित नहीं होगा, ठीक है, गलत है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 14 है, केंद्रीय बजट 2026-27 की कुल सरकारी व्यय अधिकतम व्यय किस मद में किया गया है? आंसर 14 का हो जाएगा। ये किया गया है करों और ब्याजों जो राज्य है उसका हिस्सा में। ठीक है, कर और राज्य के जो हिस्से हैं उसमें। राइट, आंसर क्या होगा? सी आंसर 14 का करेक्ट आंसर है। सरकारी व्यय अधिकतम इनमें खर्च किया गया। आगे आते हैं, क्वेश्चन 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय बाजार पर उभरती प्रौद्योगिकी के प्रभाव है? वित्तीय बाजार के उभरती हुई प्रौद्योगिकी के प्रभाव होंगे कौन? आंसर हो जाएगा 15 का करेक्ट आंसर। एक तो पहला बोला है कि यहाँ पर समान एआई जो मॉडल्स हैं इस पर उपयोग और वित्तीय बाजारों की हार्डिंग बिहेवियर में वृद्धि होना, पहली बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आईएमएफ वित्तीय स्थिरता जो रिपोर्ट है अक्टूबर 2025 में उल्लेख किया गया था कि वैश्विक निवेशक द्वारा समान एआई मॉडल के बढ़ते उपयोग में वित्तीय बाजार की जो हार्डिंग बिहेवियर है ये बढ़ सकते हैं। पहला सही है। सेकेंड बात है, आर्थिक जो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली सूक्ष्म योजनाओं को के प्रति संवेदनशील की कमी देखी गई है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्ट ये बताती है कि आज के निवेशक पिछले दशकों की तुलना में सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली जो सूक्ष्म सूचनाएं हैं इसके प्रति संवेदनशील है, जिससे बाजार में आघात बढ़ सकते हैं। ये गलत हो जाएगा। संवेदनशील की कमी बोला, ये गलत हो जाएगा। प्रौद्योगिकी के शेयर जो प्रौद्योगिकी होती है उसमें शेयर का अति मूल्यांकन देखा गया है, ये बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर प्रौद्योगिकी शेयर जो होते हैं इसके कारण अति मूल्यांकन का एक नया जोखिम उत्पन्न हुआ है। और नवंबर 2022 में ChatGPT के लॉन्च के बाद से एआई संबंधी कंपनियों ने करीब 500 तक की अधिकांश वृद्धि को गति दे दी है, जिसका कुल प्रतिफल लगभग 75% आए और वृद्धि का 80% देखा गया है। ठीक है, 1 और 3 करेक्ट है, आंसर यहाँ से डी। क्वेश्चन 16 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। कथन 1, कथन 2, बजट 2026-27 में ऑप्शंस प्रीमियम पर प्रतिभूति लेन देन कर STT को 0.1 से बढ़ाकर 0.15 कर दिया गया है। 16 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से 16 का ये करेक्ट है। उच्च STT का उद्देश्य डेरिवेटिव बाजार में अत्यधिक सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना होगा। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। STT यहाँ पर वृद्धि सीधे तौर पर ऑप्शंस ट्रेडिंग की लेन देन लागत को बढ़ाती है। ये सट्टेबाजी की गतिविधि पर अंकुश लगाने के और डेरिवेटिव्स जो सेगमेंट होते हैं उस पर अत्यधिक उच्च टर्नओवर को कम करने के लिए एक नीतिगत उपकरण के रूप में काम करेगी। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर 16 का ए सही है। यह 17 क्वेश्चन है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड के बारे में विचार करना है। इसका उद्देश्य अवसंरचनात्मक परियोजना के लिए जो ऋणदाता है उसको आंशिक गारंटी क्या करता है, प्रदान करता है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड है, ये सरकारी इक्विटी जो भागीदारी उसके माध्यम से अवसंरचनात्मक परियोजना को प्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित भी करेगा। सेकेंड गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये फंड इक्विटी निवेश के माध्यम से परियोजना को सीधे वित्त पोषित नहीं करता है। इसके वजह ये एक जोखिम साझाकरण या गारंटी तंत्र के रूप में काम करेगा जो ऋणदाताओं को सहायता प्रदान करता है ताकि इसका उद्देश्य के ऋण देने के जोखिम को कम किया जा सके, न कि अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को प्रत्यक्ष सरकारी इक्विटी प्रदान करना। सेकंड गलत है। तीसरा, ये अवसंरचनात्मक परियोजना के निर्माण चरण के दौरान जोखिम को कम करने के प्रयास को कम करता है। ठीक है, या जोखिम कम करने का प्रयास करता है। तीसरी बात करेक्ट है। 1 और 3 आंसर है। 17 का बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 18 है, 18 नंबर है, 3 नंबर, बजट 2026-27 में राजकोषीय स्थिति के संबंध में विचार करना है। बजट अनुमान 26-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 4.3% निर्धारित किया गया है। 18 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? 18 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, केंद्र सरकार वर्ष 2030 तक 60 ± 1% का ऋण GDP अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य रखेगी। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि केंद्र सरकार 2030 तक 50+1 या -1, ठीक है, 49 या 51 है ना, उसके यहाँ पर ऋण GDP रखने का अनुपात लक्ष्य तय कर सकती है। सेकेंड गलत हो जाएगा, 60+1 नहीं होगा, यहाँ पर 50 होना चाहिए। ओनली 1 करेक्ट है, एक आंसर 18 का। 19, बजट 26-27 में निम्नलिखित में से किन हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का उल्लेख नहीं किया गया है? आंसर हो जाएगा 19 का करेक्ट आंसर। बेंगलुरु मैसूर का यहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, जो इसमें स्पीड जो किए गए हैं मुंबई पुणे, हैदराबाद चेन्नई, दिल्ली वाराणसी। आगे आते हैं क्वेश्चन 20 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण 25-26। भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने के लिए जो बैकवर्ड ग्लोबल वैल्यू है चेन, उसमें पार्टिसिपेशन की वकालत करता है।
ये धारणा मुख्य रूप से किसको संदर्भित करती है? आंसर हो जाएगा 20 का। ये संदर्भित करती है तैयार माल में प्रतिस्पर्धी रूप में असेंबल करना और निर्यात करने के लिए मध्यवर्ती घटकों का आयात करना। बी यहाँ से 20 का आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल वैल्यू चेन ये वर्णन करता है कि किस प्रकार उत्पादन की प्रक्रिया विभिन्न देशों में विभाजित होती है। और बैकवर्ड पार्टिसिपेशन का तात्पर्य होता है कि देश के निर्यात में आयातित मध्यवर्ती इनपुट को उपयोग से होता है। वियतनाम, चीन और मेक्सिको जैसे देशों में घटकों का आयात करते हैं और उन्हें असेंबल करते हैं और तैयार उत्पादों को निर्यात करते हैं। उदाहरण के लिए वियतनाम इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों का आयात करता है और मोबाइल फोन असेंबल करता है और उससे विश्व स्तर पर निर्यात भी करता है। तो ये सब बातें आपको याद रखना है। क्वेश्चन 21 है, भारत के विनिर्माण क्षेत्र के बारे में विचार करना है। मध्यम और उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग भारत के विनिर्माण मूल वर्धन का लगभग आधा हिस्सा होता है। 21 का पहला करेक्ट है, करीब 46.3% के आसपास, ठीक है, आधे से कम। लगभग आधा हिस्सा लिखा है ना, तो लगभग आधा हिस्सा है, सही बात है। सेकंड बात यहाँ से अगर बोलता आपसे कि यहाँ पर 50% से अधिक, तो बात गलत हो जाती, ठीक है। आधे से लगभग आधा बोलेगा तो यहाँ से करेक्ट चलेगा बात ये, ठीक है। सेकंड बात है, वैश्विक विनिर्माण मूल्य वर्धन में भारत की हिस्सेदारी 2% से कम बनी हुई है। सेकंड बात यहाँ से क्या होगी, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर वैश्विक निर्माण सकल मूल्यवर्धन में भारत की हिस्सेदारी करीब 2.9% और व्यापारिक जो निर्यात है इसमें हिस्सेदारी 1.8% बनी हुई है। तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है, एक आंसर 21 का सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ से बैंकिंग के संबंध में स्लिपेज रेशियो के बारे में विचार करना है। स्लिपेज रेशियो क्या है? देखो, स्लिपेज यहाँ पर विशेष रूप से उन नए ऋणों की राशि को संदर्भित करता है जिन्हें पहले मानक अच्छा माना जाता था, लेकिन एक निश्चित समयावधि के भीतर वे गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में परिवर्तित हो गए। स्लिपेज रेशियो अवधि के दौरान नए एनपीए अवधि की शुरुआत में कुल मानक परिसंपत्तियां इंटू 100, यहाँ पर इसका एक कुछ फॉर्मूला है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का जो स्लिपेज रेशियो है, जो वित्तीय वर्ष की शुरुआत में मानक ऋणों को और अग्रिम जो प्रतिशत है उसके रूप में उसके दौरान होने वाली वृद्धि को मापता है। करेक्ट आंसर 22वें का एक करेक्ट है। क्वेश्चन 23 है, राज्यों में पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता के अनुसार केंद्र राज्यों के निम्नलिखित में से विचार करना इस पर बनाए रखने की अपेक्षा करता है। तो देखो, आंसर हो जाएगा 23 का। ये वित्त वर्ष 24-25 के लिए पूंजीगत व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 2.4% पर बनाए रखना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो राज्यों को पूंजीगत निवेश के लिए जो केंद्र राज्यों को जो बनाए रखने की अपेक्षा करता है जीडीपी का लगभग 2.4%, है ना। सी आंसर 23 का आंसर होगा, ठीक है। और SASCI, ठीक है, SASCI मतलब केंद्र सरकार जो राज्यों के जो पूंजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता होती है। ये योजना के तहत राज्यों को पूंजीगत परियोजना के लिए 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किए जाते हैं और वित्त वर्ष 26-27 के लिए ये करीब यहाँ पर 2 लाख करोड़ का विशाल परिव्यय की घोषणा की गई है इसमें। क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करना है। महामारी के बाद वित्त वर्ष 2022 से 25 के बीच में भारत में राजस्व प्राप्ति महामारी पूर्व के वित्त वर्षों में 16 से 20 की तुलना में बढ़ी है। पहली बात, 24 का स्टेटमेंट यहाँ से एकदम सही है, ठीक है। पहले कितनी थी? 8.5 थी, जो बढ़कर 9.1 हो गई है। महामारी के बाद वर्षों में भारत का पूंजीगत व्यय महामारी के पूर्व दरों की तुलना में बढ़ा है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों डेटा एकदम सही है, ठीक है। उससे पहले था यहाँ आपका 10.9 और हो गया 13.6, है ना, दोनों बढ़ गए, दोनों बातें सही है। 24 का आंसर क्या होगा? सी करेक्ट है। 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा घोषित बायोफार्मा शक्ति पहल के प्राथमिक उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा 25 का करेक्ट आंसर यहाँ से अनुसंधान और विकास R&D तथा औद्योगिक एकेडमिक इंडस्ट्री एकेडमी के सहयोग को समर्थन देकर भारत में बायोफार्मास्यूटिकल नवाचार को प्रवर्तन को सुदृढ़ करना होगा। B25 का सही आंसर होगा। बायोफार्मा शक्ति का पूर्ण रूप स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल की उन्नति के लिए रणनीति होगी है। इस पहल को केंद्र बजट में यहाँ पर 2026 में यहाँ पर घोषित किया गया था और इसमें 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 5 वर्षीय पहल के साथ शामिल किया गया। इसका उद्देश्य घरेलू उन्नत और किफायती बायोलॉजिक्स जो जैविक औषधियाँ होती हैं और बायोसिमिलर जैसे जैव समरूप होते हैं उसको विकसित करने का ध्यान केंद्रित करने को लेकर बनाया गया है। ये सब बात याद रखना है। आंसर B 25 का करेक्ट होगा।
26 है, भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति के संबंध में विचार करना है। किसी क्षेत्र की जनगणना द्वारा नगरीय क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए उसकी जनसंख्या 10,000 से अधिक होनी चाहिए। पहला 26 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर 5,000 होनी चाहिए, ना कि 10,000। भारत की लगभग 70% नगरीय जनसंख्या श्रेणी 1 के नगरों में निवास करती है। सही बात है, ठीक है। श्रेणी 1 के नगर में मैंने आपको बताया था श्रेणी 1 के नगर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सेकंड बात है, ग्रामीण क्षेत्रों में विनिर्माण क्षेत्र की समवर्ती विकास नगरों की ओर होने वाले प्रवास को कम कर सकती है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि ग्रामीण और अर्थ जो नगरीय क्षेत्र हैं, विनिर्माण और उद्योग विकास स्थानीय रोजगार अवसर प्रदान करता है, और ये ग्रामीण क्षेत्रों के भीतर एक अपकर्ष कारक के रूप में काम करेगा, जिससे बड़े और अत्यधिक भीड़भाड़ वाले नगरों में संकट प्रेरित प्रवासन की कमी आती है। चौथी बात है, रात्रिकालीन प्रकाश उपग्रह डेटा आधिकारिक नगरीय सीमाओं के बाहर भी आर्थिक गतिविधियों का संकेत दे सकता है। चौथा करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 2, 3, 4 सही है, पहला तो गलत हो गया था, ठीक है। तो 2, 3, 4 मतलब बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2, भारत के वर्ष 2050 तक प्रति वर्ष लगभग 7% की दर से वृद्धि करने का अनुमान है। पहली बात क्या होगी? 27 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये क्या होगा? पहला गलत है, ठीक है। पहली बात गलत हो जाएगी इसकी, क्योंकि 2050 तक प्रतिवर्ष लगभग 7% की दर से वृद्धि का अनुमान बताया है ना। ये बात यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार भारत की मध्यम अवधि में संवर्ती क्षमता सुदृढ़ होकर 7% हो गई, जो यहाँ पर वैश्विक अनिश्चितता के बीच अर्थव्यवस्था को मार्ग के रूप में अक्सर इसको दिखाती रहती है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा। सेकेंड बात है, वर्तमान में भारत की मध्यम अवधि पिछले 7 हो गई, ये बात यहाँ से सही है। पहली बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर 2 से जो मध्यम अवधि की जो संवर्ती है 2 से 10 वर्ष आर्थिक चक्रों के प्रबंधन को लेकर के इनकी नीतिगत प्रक्रिया को केंद्रित करती है, जबकि यहाँ पर दीर्घकालिक संवर्ती 10 वर्ष से कम में, ठीक है। दूसरा करेक्ट है, पहला गलत होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर भारत में 2050 तक प्रति वर्ष लगभग 7% दर से वृद्धि करने का अनुमान, ऐसा कुछ नहीं है, तो गलत होगा। ओनली 2 करेक्ट है, डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 है, भारत में अवसंरचना वित्त पोषण के संबंध में विचार करना है। हाल के वर्षों में वाणिज्यिक क्षेत्र को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एनबीएफसी से प्राप्त होने वाले ऋण में बैंक ऋण की तुलना में अधिक तेजी से वृद्धि हुई है। 28 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो होता है और रियल जो एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, इसका उपयोग दीर्घकालिक संस्थागत पूंजी जुटाने के लिए किया जाता है। सेकेंड बात भी करेक्ट होगी। सेबी ने लघु और मध्यम जो है इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। लघु और मध्यम जो SMRIT है उसकी शुरुआत की थी, जिसके लिए यहाँ पर न्यूनतम परिसंपत्ति का आकार घटाकर 50 करोड़ रुपए कर दिया गया था। तीसरी बात भी करेक्ट है। 28 का सभी बातें यहाँ से सही है, तीनों। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा 1, 2, 3 C। 29 नंबर है, भारत में सामाजिक क्षेत्र व्यय SSE प्रवृत्ति के संबंध में विचार करना है। सामान्य सरकारी सामाजिक सेवा व्यय में वित्त वर्ष 2022 से 26 के बीच लगभग 12% की चक्रवृद्धि वार्षिक दर से वृद्धि देखी गई है। 29 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के अंतर्गत आने वाली जनसंख्या का अनुपात 2016 से लगभग 22% बढ़कर 2025 तक 60% से अधिक हो गया है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा है, इस अवधि के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में व्यय वृद्धि स्वास्थ्य क्षेत्र की तुलना में कम थी। तीसरी बात भी करेक्ट है। आंसर 29 का 1, 2, 3 डी सही है। क्वेश्चन 30 है, बजट 2025-26 में राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की घोषणा की गई थी। वर्ष 2035 के लिए इसके लक्ष्य क्या हैं? देखो, इसके लक्ष्य हैं कि पहला जीडीपी में विनिर्माण की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करना, एकदम सही बात है। और 100 बिलियन या 10 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित करना, ये भी बात करेक्ट है। और 1.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को जो फंड है ये निर्यात का लक्ष्य प्राप्त करना। तीनों बात यहाँ से करेक्ट होंगी। 30 का डी 1, 2 और 3 करेक्ट है। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत के हालिया आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार रिसोर्स इंटेंसिव
फ्रंटियर मॉडल रेस का तात्पर्य क्या हुआ? आंसर हो जाएगा 31 का, इसका तात्पर्य कि अत्याधुनिक और उच्च उन्नत जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है मॉडल्स एआई, उसको विकसित करने के लिए देशों के बीच वैश्विक प्रतिस्पर्धा, जिनके लिए विशाल कंप्यूटिंग क्षमता और वित्तीय निवेश की आवश्यकता होती है। ये यहाँ से 31 का आंसर होगा। 32 नंबर है, 32 नंबर, भारत के औषधि फार्मास्यूटिकल्स उद्योग के संबंध में विचार करना है। भारत मात्रा के आधार पर विश्व के शीर्ष 3 औषधि उत्पादकों में शामिल है। 32 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। भारत वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं, जो जेनेरिक दवाएं होती हैं, उनकी आपूर्ति में लगभग 5वें हिस्से का योगदान करता है। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, भारत यूनिसेफ का लगभग 55 से 60% टीकों की भी आपूर्ति करता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की DPT, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस वैक्सीन का लगभग 99% मांग भारत से ही पूरी होती है। तीसरा पॉइंट आपका याद रखना है, खसरा वैक्सीन की लगभग 45% आपूर्ति भारत ही से होती है। तीसरा पॉइंट आप नोट कर लो। ठीक है, और प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना है ना, जो है, इसके तहत यहाँ पर 15,479 जन औषधि केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, और जहाँ जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 80% तक कम कीमतों में उपलब्ध कराई जाएंगी। आंसर क्या है? सी करेक्ट है दोनों। 33 नंबर है, आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार NUDGE फ्रेमवर्क उल्लेख निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया गया है? आंसर हो जाएगा 33 का करेक्ट आंसर, कर अनुपालन और संगणना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए। ये यहाँ से क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 34, ऊर्जा संक्रमण में एट्रोपी प्रभाव क्या है? एट्रोपी जो प्रभाव है ये किसके संदर्भ में बात बताता है? आंसर हो जाएगा 34 का पहला, ये यदि नवीकरण ऊर्जा का विस्तार विद्युत ग्रिड की तैयारी अधिक तीव्र होता है तो इससे अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। पहला 34 का स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, ये संकेत देता है कि पर्याप्त भंडारण और संचरण क्षमता के बिना तीव्र विकार्बनीकरण विद्युत प्रणाली में अस्थिरता को बढ़ा सकता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सौर और पवन ऊर्जा जैसी जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, इसमें अनियमितता होती है, और यदि पर्याप्त भंडारण जैसे बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली और ग्रिड क्षमता उपलब्ध न हो तो आपूर्ति मांग असंतुलन के कारण ब्रेकआउट और मूल स्थिरता उत्पन्न हो सकती है। तीसरा, इसका अर्थ होता है कि जीवाश्म ईंधन को कभी भी समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। ये बात गलत है, क्योंकि आर्थिक संरक्षण जीवाश्म के ईंधन को समाप्त न करने की बात नहीं करता है। इसके बजाय संतुलित और यथार्थवादी ऊर्जा संक्रमण की वकालत करेगा। 1 2 करेक्ट है, आंसर सी यहाँ से 34 का करेक्ट होगा। 35 है, भारत में उसके विकास के रुझान के संबंध में उद्योग का ग्रामीणीकरण पद का तात्पर्य क्या है? ठीक है, रूरलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। देखो जो इसका आंसर हो जाएगा 35 का, ये होगा कि भारत के विकास रुझानों के संबंध में उद्योग का ग्रामीणीकरण जो होता है, इसका पद का विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधि का नगरीकरण केंद्र से प्राप्त जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें छोटे कस्बों को और स्थानिक का स्थानांतरण होता है। ये प्रवृत्ति एक एशियाई देशों के अनुभव से भिन्न होती है, जहाँ तीव्र नगरीकरण देखा जाता है। ठीक है, इसके विपरीत भारत में जो विनिर्माण उत्पादन है उसमें रोजगार एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है और ग्रामीण भी इस क्षेत्र में सृजित हो रहा है। ठीक है, आंसर भी करेक्ट है, थोड़ा सा कठिन लैंग्वेज में है ना। 36 नंबर है, देखो जहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन पूछे ना आर्थिक सर्वे और एक जो बजट के, तो लैंग्वेज काफ़ी टफ पूछी है क्वेश्चन में। ठीक है, इसलिए कहता हूँ कि इकोनॉमिक को थोड़ा सा चीज़ों को समझ के क्वेश्चन करो। और यहीं पर मैंने जो क्वेश्चन बनाए 170+ क्वेश्चन बनाए, वहाँ पर मैंने जो लैंग्वेज रखी है ना काफ़ी आसान लैंग्वेज रखी, जिससे कि आप चीज़ों को समझ सको। एक बार आप देखना जरूर वो। ठीक है, PDF मैं आपको शेयर करूंगा टेलीग्राम पे, आप मैसेज करना तो मैं आपको टेलीग्राम पे PDF दे दूंगा, वहाँ से आप देखो इकोनॉमिक सर्वे बजट पूरा आपको 170+ क्वेश्चन, 170+ + 100 क्वेश्चन आर्थिक सर्वेक्षण के भी है ना, इकोनॉमिक सर्वे के भी, तो वहाँ से भी कवर करना। लैंग्वेज बहुत आसान है वहाँ पे। आगे आते हैं 36, भारत में सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के बारे में विचार करना है। भारत में सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में लगभग 95% उधारकर्ता हैं महिलाएं हैं। 36 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड बात है सूक्ष्म वित्त में लगभग 80% प्राप्तकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं। सी आंसर 36 का करेक्ट है। 37 है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका की गारंटी के मिशन ग्रामीण को अधिनियम के तहत विशेषता को बताता है? आंसर हो जाएगा 37 का करेक्ट आंसर। एक तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है क्योंकि अधिकार से वंचित करने संबंधी प्रावधान को हटाना होगा। ठीक है, सेकेंड बात है राज्यों को फसल कटाई के जो चरम मौसम के दौरान रोजगार की गारंटी को
अस्थायी रूप से रोकने की अनुमति देना। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, ये भी करेक्ट है। तीसरा, कृषि श्रम और अनिवार्य रूप से यंत्रीकरण को प्रतिस्थापित करना, ये बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर अधिनियम के तहत परिसंपत्ति जो है आधुनिक अवसंरचना के निर्माण को प्रोत्साहित करता है, लेकिन ये कृषि श्रम को अनिवार्य रूप से यंत्रीकरण और प्रतिस्थापित करने का प्रावधान नहीं करता है। वास्तव में इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य अब भी ग्रामीण आजीविका की सुरक्षा के लिए अकुशल और श्रम आधारित कार्य प्रदान करना, जिसे यहाँ पर 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किया गया था। 1 2 करेक्ट है, आंसर ए से होगा। 38 है, आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के संबंध में विचार करना है। कथन 1, कथन 2, वित्तीय वर्ष 2021 की तुलना में वित्तीय वर्ष 25 में कॉर्पोरेट कर में 100% की वृद्धि देखी गई है। 38 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड बात है, कथन 2, सूचीबद्ध कंपनियों का कुल कॉर्पोरेट लाभ वित्तीय वर्ष 21 में लगभग 2.5 ट्रिलियन था, जो वित्तीय वर्ष 25 से बढ़कर 7.1 ट्रिलियन हो गया है। ये भी बात करेक्ट है। दोनों बातें 38 का सही है। आंसर यहाँ से इसकी व्याख्या भी कर रहा है, ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 39 है 39, जीनियस अधिनियम का उद्देश्य प्राय क्या है। प्रयास जो वैश्विक समष्टि अर्थव्यवस्था है उसके रुझान की चर्चाओं में किया जाता है, मुख्यतः किस विषय पर केंद्रित होगी है। आंसर हो जाएगा 39वें का करेक्ट आंसर क्या होगा, 39 का सही आंसर हो जाएगा। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टेबल कॉइन्स में भुगतान के विनिमय के लिए एक ढांचा स्थापित करेगी, ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। यह अधिनियम अनिवार्य करता है कि स्टेबल कॉइन जारी करने वाली जो संस्थाएं होती हैं 1:1 के अनुपात में उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियों जैसे नगद या अल्पकालिक अमेरिकी ट्रेजरी में आरक्षित निधि बनाए रखे, ये यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है 40, हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लिखित जो जनजाति यहाँ पर कल्याण पहल है उसके बारे में विचार करना है। पहली बात यहाँ से है 40 क्वेश्चन का, इसमें बोला है कि प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन वन धन विकास केंद्रों के माध्यम से लघु वनोपज के मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देता है। ठीक है, पहला का होगा 40 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड है, पीएम जर्मन विशेष जो रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीडीजीएस होते हैं उसके विकास को कल्याण पर केंद्रित करेगा। सेकेंड बात भी सही है, क्योंकि इसका उद्देश्य 75 ऐसे समुदाय आवास, स्वच्छ जल और स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा जैसे बुनियादी ढांचे उसको उपलब्ध कराना और सरकारी सेवाओं योजनाओं को 100% कवरेज प्रदान करना होगा। तीसरा है, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का उद्देश्य जनजाति जिलों पर बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण को बढ़ावा देना होगा। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर धरती जो आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान है इसमें पीएम जुगा जिसको बोलते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण करना नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य होगा कि 63,000 से अधिक जनजाति बहुल गांवों को अवसंरचना जैसे घर, सड़क, विद्युत आदि का समग्र विकास करना। ठीक है, ये विभिन्न मंत्रालय में 25 विशिष्ट हस्तक्षेप कार्यक्रम के माध्यम से इसको अंतर को प्रयास को कम करना। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। 1 2 करेक्ट है, तीसरा गलत होगा। आंसर क्या होगा, बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में ऑटोमोबाइल क्षेत्र के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, पहला यहां से है, यह बोल रहा है कि 41 में 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत के ऑटोमोबाइल क्षेत्र के बारे में विचार करना है। भारत यात्री और वाणिज्यिक वाहनों के लिए वैश्विक स्तर पर शीर्ष 3 ऑटोमोबाइल बाजार शामिल है। पहला 41 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड है, भारत में ऑटोमोबाइल्स उत्पादन वित्तीय वर्ष 2015 से वित्तीय वर्ष 25 के मध्य दोगुने हो गए हैं। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स ने वित्तीय वर्ष 15 से 25 के दौरान लगभग 33% की वृद्धि दर्ज की है। और भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई पहले भी दिए हैं, और संरक्षण में यह भी उल्लेख है कि सरकारी पहलों के कारण हाल ही में वर्षों में इलेक्ट्रिक जो वाहन है उसमें पंजीकरण को उल्लेखनीय वृद्धि की है। ठीक है, तो ये बात यहाँ से गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है 41 का। 42 क्योंकि यहाँ बोला आधे से दुगने से अधिक हो गया, तो गलत हो जाएगी, क्योंकि दुगने से अधिक नहीं था, यहाँ पर 33% की सिर्फ वृद्धि थी। ठीक है, इस वजह से पहला स्टेप करेक्ट है इसका 41 का। 42 42 नंबर क्वेश्चन है, भू आधार जो है उसके बारे में देखते क्या है। ये बोले इसका उद्देश्य देश में प्रत्येक भूमि खंड को एक विशिष्ट डिजिटल संख्या पहचान प्रदान करना होगा। 42 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका लक्ष्य भूमि अभिलेखों, भूकर, कैडेस्ट्रल मानचित्रों और संपत्ति पंजीकरण प्रणालियों का एकीकरण करना है। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है। तीसरा, ये भूमि स्वामित्व के लिए आधार की एक तरह की बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली के रूप में काम करेगी।
तीसरी बात गलत है, क्योंकि यद्यपि इसमें भूमि के आधार कहा जाता था, लेकिन इसमें भूमि स्वामियों के बायोमेट्रिक डेटा जैसे फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन इसका उपयोग नहीं किया जाता है। ये भूमि पहचान भौगोलिक स्थिति और सीमाओं के आधार पर करता है, ना कि यहाँ पर इसके जैविक गुणों के आधार पर। 1 2 सिर्फ करेक्ट होगा, आंसर यहाँ से बी करेक्ट आंसर है। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बागवानी क्षेत्र के बारे में विचार करना है। भारत में कृषि और संबद्ध क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धन जीवीए में बागवानी क्षेत्र का योगदान लगभग 1/3 है। 43 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। भारत सूखे प्याज का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। भारत सूखे प्याज का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक और सब्जी, फलों और आलू के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। दोनों बातें करेक्ट है, आंसर सी 43 का करेक्ट आंसर। 44 है, नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण के संबंध में एंकर जो फर्म्स हैं उसके बारे में क्वेश्चन है। ये क्या होता है, इसका क्या तात्पर्य है? देखो, इसका तात्पर्य एंकर फर्म्स जो होते हैं, फर्म्स, ये पद उन बड़ी कंपनियों से होता है जो किसी आपूर्ति श्रृंखला के मुख्य उत्पाद, कोर जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, उसके रूप में काम करते हैं, और जो छोटे उद्यम होते हैं उसके उत्पादन के नेटवर्क में जुड़ने में मदद करते हैं उनसे, फर्म एक तरह से, है ना। तो आंसर क्या होगा, जैसे यहाँ पर बड़ी कंपनी को, इससे यहाँ पर छोटे छोटे लोग जुड़ रहे हैं एक तरह से, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ए यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत के नवाचार परितंत्र के बारे में विचार करना है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक 2019 में 66 थी और 25 में बढ़कर 38 हो गई है। 45 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड, अनुसंधान एवं विकास पर सकल व्यय जीडीपी का 2.5% होगी। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत में अनुसंधान विकास पर सकल व्यय का लगभग 0.64 है, और जो वैश्विक औसत से काफ़ी कम है। साथ ही अमेरिका में 3.48%, चीन में 2.43 और दक्षिण कोरिया में 4.91 जैसे प्रमुख देशों के लिए काफ़ी कम होगी। सेकंड गलत हो जाएगा। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना निजी और सार्वजनिक निधियों को एकीकृत करने के लिए की गई थी। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, ये भी बात करेक्ट है। आंसर 1 और 3 करेक्ट है। 45 का बी यहाँ से आंसर है, दो बातें सही है। 46 नंबर है, एनपीएस वात्सल्य योजना के बारे में विचार करने, कौन सी बात गलत है, कौन सी बात सही है, ये भी देख लेते हैं। 46 में पहला, ये नाबालिगों को 18 वर्ष से कम आयु के लिए एक पेंशन योजना होगी। पहली बात यहाँ से क्या होगी, ये करेक्ट है, पहली बात सही है। दूसरा, ये योजना भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा संचालित की जा रही है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये विनियमन और प्रशासन पेंशन और निधि विनियामक विकास प्राधिकरण PFRDA द्वारा की जा रही है। ओनली 1 करेक्ट है, और गलत पूछा है तो ओनली बी करेक्ट है, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन 47। बजट 26-27 के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं कर रहा है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। आंसर 47 का हो जाएगा करेक्ट आंसर, दिव्यांगजन कौशल योजना, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। ये बात गलत है इसकी, क्योंकि दिव्यांगजन कौशल विकास योजना जो होती है, ये दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास देना, रोजगार का अवसर देना और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित करना, न कि स्वास्थ्य सेवाओं पर। यह बात गलत होगी, बाकी सब सही है, ठीक है। 48 है, नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण के संबंध में आंतरिक निर्यात शब्द से क्या तात्पर्य है। आंतरिक निर्यात शब्द से तात्पर्य है कि ऐसे निर्यात जो घरेलू क्षमताओं में स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला और आंतरिक उत्पादन में क्षमता में उत्पन्न हो, ठीक है। कहने का मतलब कि ऐसे निर्यात जो घरेलू क्षमताओं की स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं और आंतरिक उत्पादन क्षमता से उत्पन्न होते हैं। 48 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये आंतरिक समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हैं और सर्वेक्षण बाहरी झटकों पर निर्भरता को कम करने के लिए इसके बजाय इस पर एक मजबूत आंतरिक जो परितंत्र होती है उसको बनाते हैं, उसकी दिशा में एक परिवर्तन को उजागर करते हैं, जो स्वाभाविक रूप से वैश्विक बाजार में विस्तार करेगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। वित्तीय बाजारों में दीर्घकालीन अनिश्चितता प्रभाव के बारे में विचार करना है। निवेश निर्णय में देरी, प्रतीक्षा करो और देखो वाला व्यवहार, ठीक है। पहला 49 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि अनिश्चितता प्राय निवेशकों के फर्मों और प्रतीक्षा करो और देखो का दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित है, जिससे यहाँ पर निवेश को पूरी और पूंजी निर्माण में वास्तविक स्थगित करना। सेकेंड बात, क्रेडिट स्प्रेड और मध्यस्थ लागतों के वृद्धि के कारण वित्त में लागत में वृद्धि होगी। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर उच्च अनिश्चितता के कारण क्रेडिट स्प्रेड बढ़ने के वित्तीय मध्यस्थता में लागत में वृद्धि होती है, ठीक है। तीसरा, बाजार में तीव्र गिरावट
और परिसंपत्ति के मूल अचानक कमी होने से उच्च जोखिम होता है। तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें सही हैं। यहाँ थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, याद रखना है। आंसर क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है, मेघराज पहल के बारे में विचार करना है। मेघराज भारत सरकार की एक क्लाउड कंप्यूटिंग पहल है जिसे डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किया गया है। 50 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, ये सरकारी विभागों को इसके लेबल डिजिटल शासन सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाती हैं। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसका प्राथमिक उद्देश्य सरकारी विभागों के लिए एक सुरक्षित स्केलेबल और मानकीकृत क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रदान करके ई गवर्नेंस सेवाएं डिलीवरी में तेजी लाती है। 1 2 दोनों करेक्ट है। आंसर यहाँ से 50 का सी। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर 50 क्वेश्चन आज कवर करेंगे और अगला जो पार्ट करेंगे उसमें हम लोग 51 से 100 क्वेश्चन तक इसको कवर कर लेंगे। एक बात याद रखना है, जो मैंने बजट के और भी आपको बता रहा हूँ, बजट को मैंने जो कराए हैं क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन कराए मैंने, पूरे नहीं कराए थे, उसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है, एक बार मैसेज करना आप मुझे, तो टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ दे दूंगा, इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट दोनों। और इकोनॉमिक सर्वे का मैं करा चुका हूँ यूट्यूब पे। ठीक है, एक बात तो ये रही। दूसरी बात, जो मैं 20 क्वेश्चन करा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 क्वेश्चन आप डेली फॉलो करो, आपका कम से कम 20 से 25 मिनट ही जाएगा, 25 मिनट 26 मिनट, उसमें आपके कम से कम 20 बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स के टॉपिक कवर हो जाएंगे, जो साथ PT 365 में टॉपिक आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हो सकता है 20 में 2-3 टॉपिक मिल जाए आपको, है ना। बाकी कोशिश यही है कि यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चन निकाले सब द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस से निकाल के फ्रेम करके मैंने दिखाया भी आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन लिए गए वो। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। और अभी ज़्यादा आपका छोटा नहीं है, सिर्फ 5 या 6 ही कवर हुए हैं, तो आप अभी इनको देख सकते हो, खत्म कर सकते हो, है ना। अच्छे क्वेश्चन है। और इसी में हम लोग यहाँ पर मैपिंग का भी क्वेश्चन डाल देंगे किसी दिन। ठीक है, जो डेली 20 क्वेश्चन है उसमें, तो हर सब्जेक्ट को हम लोग इसमें कवर करेंगे करंट में। राइट, एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।